नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आज की वीडियो में हम कुबरनेटिस क्लस्टर का सेटअप करेंगे वर्चुअल बॉक्स के ऊपर। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7। तो ये है हमारे एक्शन प्लान जो हम क्लस्टर के लिए करने वाले हैं। तो मैंने कुछ नोट्स पहले से ही रेडी करके रखे हैं। हम लोग यूज़ करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सेंटोस 7। तीनों सिस्टम पे 3 सिस्टम का ये क्लस्टर होने वाला है। एक होगा मास्टर नोड और 2 वर्कर नोड होंगे। ये है उनके आईपी एड्रेसेस और ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन हम वर्चुअल बॉक्स के नेट नेटवर्क के फीचर से कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। ये मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं। अ, ये है उनके होस्ट नेम जो हम लोग सेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। उसके लिए आपको जाना है स्टार्ट कंप्यूटर, राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज़। आप देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम में 8 GB रैम है और ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये विंडोज 7 है और प्रोसेसर है i5 और 4 कोर का प्रोसेसर है। ये आई थिंक 4 या फिर 8 कोर का प्रोसेसर है। इट डजेंट मैटर फॉर नाउ। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक और प्रीरिक्विजिट्स ये है कि आपको इंस्टॉल करना है वर्चुअल बॉक्स। मैंने वर्चुअल बॉक्स 7 इंस्टॉल किया है। तो आपको ये वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है। इसी वर्चुअल बॉक्स में हम वो तीनों सिस्टम सेटअप करेंगे। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बनाए हैं इंस्टॉलेशन के लिए। ये नोट्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगा ताकि आप मेरे साथ इसको फॉलो कर सकें। और सबसे पहला रिक्वायरमेंट हमें ये ध्यान रखना है कि मास्टर जो नोड है क्लस्टर में उसके लिए मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है 2 GB का रैम और 2 कोर प्रोसेसर और स्टोरेज अराउंड 20 GB। तो हमें ये कॉन्फ़िगरेशन करते समय ध्यान रखना है। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो हमें क्लस्टर हमारा इनिशिएट नहीं होगा। हमें एरर दिया जाएगा कि रैम इज़ नॉट सफिशिएंट, ये सब ठीक है। और इसके अलावा हमें एक और चीज़ देखना है कि जो विंडोज़ 7 का डिस्क है, सेंटोस 7 का, ना कि विंडोज 7 का, सेंटोस 7 का हमें डिस्क लगेगा जो हमें वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो उसका डिस्क हम डाउनलोड करेंगे सेंटोस की वेबसाइट से। सेंटोस, यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में आई थिंक डाउनलोड ISO और समथिंग, लेट मी सी, यहाँ पे डाउनलोड x86 64, इस पर क्लिक करना है। जी हाँ, कोई भी नियरेस्ट आप मिरर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरे ISO इमेज की लिस्ट दिखेगी। तो मैं चाहता हूँ कि एकदम मिनिमल इंस्टॉलेशन हो, DVD नहीं हो। तो ये मिनिमल मतलब वो सिर्फ ज़रूरत वाली चीज़ें इसमें रहेंगी ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने के लिए। और क्योंकि हम उसमें कुबरनेटिस इंस्टॉल करने वाले हैं तो हमें एडिशनल चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसे क्लिक करके हम लोग करते हैं डाउनलोड। ये कुछ 900 या हाँ 973 MB का है। तो इसे एक्चुअली मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैंने इसे पहले ही डाउनलोड करके रखा है। तो मैं इसे करता हूँ कैंसिल। और मैंने वो इमेज स्टोर की है शायद ई ड्राइव में। जी हाँ, यहाँ पर ISO इमेज में मैंने ये मिनिमल डिस्क पहले से स्टोर करके रखी है। तो ये जो इंस्टॉलेशन है हमारा पूरा स्क्रैच से होगा। हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं और सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम एक मास्टर नोड पे। तो वर्चुअल बॉक्स में आने के बाद आपको क्लिक करना है न्यू सिस्टम पे और यहाँ पे आपको सिस्टम का नाम देना है। मैं देता हूँ K8-मास्टर, जो हमने डिसाइड किया था इस नोट्स में। ठीक है, ये सब चीज़ हम फॉलो करने वाले हैं अभी। मास्टर, उसके बाद हम लोग ये फोल्डर जो है वर्चुअल मशीन का वो डिफ़ॉल्ट रखेंगे। यहाँ पे हम लोग अपना ISO इमेज सेलेक्ट करेंगे और ISO इमेज रहेगा सेंटोस 7। ठीक है, जैसे आप सेंटोस 7 सेलेक्ट करते हो ये जो लिनक्स रेड हैट 64 है, 64 बिट है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। और मैं इस पर टिक करूँगा स्किप अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन, ताकि मुझे कुछ चीज़ें मैनुअली इसमें कॉन्फ़िगर टाइप करनी है।
उसके बाद क्लिक करूँगा नेक्स्ट। और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम का रैम उन्होंने दिया है ये है 2 GB। ये हमारे लिए सफिशिएंट है, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि प्रोसेसर जो है वो 2 कोर चाहिए, तो मुझे एक बढ़ा दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट करना है। उसके बाद डिस्क साइज जो है 20 GB, तो 20 GB आई थिंक इनफ है, तो मैं नेक्स्ट करूँगा और उसके बाद कर दूंगा फिनिश। अब ये सिस्टम जो है ये है मास्टर सिस्टम, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है। अभी मैं इसको करूँगा स्टार्ट। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ ध्यान रखना है कि इसका जो एक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ये हमें मैच करना है हमारे एक्शन आइटम्स के साथ, हमारे डॉक्यूमेंट के साथ। तो इसका आईपी होने वाला है 192.168.55.10, लेकिन मेरे सिस्टम का जो आईपी है वो 0 सीरीज़ का है, 192.168.0 डॉट समथिंग, राइट। तो मुझे इसके लिए एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा वर्चुअल बॉक्स में। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसमें आपको फाइल में जाके टूल्स में नेटवर्क मैनेजर में जाना है, और नेटवर्क मैनेजर में जाने के बाद शायद आपको ये शायद नीचे कुछ ऑप्शन आई है, यस, इसको करना है यस। तो आपको ये नेटवर्क मैनेजर का टैब ओपन हो जाएगा। इसके अंदर ये जो नेटवर्क्स का टैब है, ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो नेटवर्क है उसका सीरीज़ है 192.168.40। तो हमारा रिक्वायरमेंट था कि 55.10। ठीक है, तो या तो आप इसे मॉडिफाई कर दीजिए या फिर एक नया नेटवर्क कर दीजिए। मैं नया नेटवर्क क्रिएट करके दूंगा। इसको मैं नाम दूंगा K8 नेटवर्क, और इसकी सीरीज़ रखूंगा 192.168.55.0/24। इसका DHCP जो है ये अनेबल करूँगा ताकि मेरे जो सिस्टम्स हैं वो इनिशियल स्टेज में ऑटोमेटिक आईपी ले सकें इस सीरीज़ से। ठीक है, और उसके बाद मैं उनके आईपी जो है वो मैनुअली सेट करूँगा, जैसे कि 55.10, 55.20। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको करता हूँ अप्लाई। एक 8 नेटवर्क क्रिएट हो चुका है। अभी हमारे सिस्टम पे हमें क्लिक करके सेटिंग में जाना है, और इसमें नेटवर्क में नैट ऑलरेडी सेलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट, और नैट इसमें जाके आपको नैट नेटवर्क करना है। ठीक है, और नैट नेटवर्क जब आप सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आएगा ये नैट नेटवर्क जो बाय डिफ़ॉल्ट उसने बनाया था, और ये है हमारा K8 नेटवर्क। जो हमें जो चाहिए वो सीरीज़ इसमें रहेगी। ठीक है, तो ये आपको सेलेक्ट करना है और क्लिक करना है ओके। और इसके बाद आपको सिस्टम कर देना है पावर ऑन। तो ये स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आपको सिस्टम पावर ऑन करना है। तो ये हमारी सिस्टम हो चुकी है पावर ऑन, और ये हमारा जो स्क्रीन है, इंस्टॉलेशन स्क्रीन है, ये जो हम लोगों ने सीडी ऐड किया था, जो आईएसओ इमेज ऐड किया था CentOS 7 का, तो उस सीडी से ये बूट हुआ है। इसके लिए हमें वो इंस्टॉलेशन के लिए पूछ रहा है, तो हमें क्लिक करना है एकदम टॉप ऑप्शन, इंस्टॉल CentOS 7। अप एंड डाउन एरो से आप कर सकते हैं, और उसके बाद करना है उसको एंटर। तो उसका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा स्लो हो जाए अगर आपने उसको रैम 2 GB दिया है, या फिर कम रैम दिया है। खैर 2 GB से कम तो आप देंगे नहीं मास्टर नोड को, लेकिन 2 GB के आसपास दिया है तो हो सकता है कि ये आपके लिए स्लो हो, बिकॉज ये डिपेंड करता है आपका प्रोसेसर कौन सा है, आपका रैम कौन सा है। ठीक है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है। ये पहला स्क्रीन आ चुका है जिसमें हमें आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम इस पे जो बाय डिफ़ॉल्ट है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स वही रख के कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है जो इंस्टॉलेशन सोर्स और सॉफ्टवेयर सिलेक्शन है, ये सब ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा। हमें सेलेक्ट करना है उसका जो पार्टीशन डेस्टिनेशन है। इस पर भी क्लिक करने के बाद जो हमने जो 20 GB की डिस्क दी है वर्चुअल बॉक्स में सिस्टम को, वो उसे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेगा, और उस पर क्लिक करके हमें डन करना है। और
ये देखो ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ये बिगिन इंस्टॉलेशन वाला और बटन आपके लिए हाईलाइट हो जाएगा। तो आपको ये सब करने के बाद बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये आपको दिखा रहा है क्योंकि आपने अभी तक ना ही रूट का पासवर्ड सेट किया है और ना ही कोई उसमें यूज़र बनाया है। तो आप एक्चुअली रूट का पासवर्ड सेट करके भी एक नया यूज़र बना सकते हैं, लेकिन हम अपने इन्वायरमेंट में नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ रूट का पासवर्ड सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम रूट का पासवर्ड सेट करेंगे। तो याद रखने के लिए मैं इजीएस्ट पासवर्ड टाइप करता हूँ, CentOS@777। अगेन CentOS@777 और मैं इसे क्लिक कर दूंगा डन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन है ये ऑलरेडी स्टार्टेड था, ठीक है। उसमें सबसे पहले इंस्टॉलेशन जो है वो मॉड्यूल इंस्टॉल करेगा, उसके बाद जो भी उसकी ज़रूरत वाली चीज़ें होंगी वो सब इंस्टॉल करेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं वीडियो को कर देता हूँ पॉज। और जब ये जो पूरा प्रोसेस है ये ख़त्म होने के बाद जो स्क्रीन आता है उसके उस वहाँ पे मैं वापस अनपॉज कर दूंगा वीडियो को। और यहाँ पे हमारा सेंटोस 7 का इंस्टॉलेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है और हमें रिबूट बटन हाईलाइट हुआ है, तो हम क्लिक करते हैं रिबूट के ऊपर। रिबूट के बाद सिस्टम जो है वो नॉर्मली बूट करेगी। हमें पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एंटर। ये हमारा लॉगिन है, लॉगिन जो हम लोगों ने सेट किया था, यूज़र नेम रहेगा इसका रूट और पासवर्ड रहेगा CentOS@777। ठीक है, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि इस सिस्टम को ऑटोमेटिकली जो है वो आईपी मिला है या नहीं मिला है। तो उसका कमांड के लिए है ifconfig कमांड है, लेकिन नॉर्मली अभी सब लोग आईपी यूज़ करेंगे बिकॉज ifconfig आउटडेटेड होने वाला है। आईपी addr ये जो कमांड है। तो यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस है उसने आईपी एड्रेस नहीं लिया है। तो इस इसमें हमें क्या करना है कि ये नॉर्मली पता नहीं सेंटोस के साथ ये प्रॉब्लम है या फिर ये कोई बग है, बट फर्स्ट टाइम में बहुत टाइम ये जो आपका आईपी एड्रेस है इसको नहीं मिलता है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम जाएंगे ये जो मास्टर जो मास्टर नोड है उसके नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे और अडेप्टर, यहाँ पे अडेप्टर का ऑप्शन आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा है। हो सकता है ये सिस्टम पावर ऑन है इसके लिए। तो सबसे पहले इस सिस्टम को पावर ऑफ करते हैं, क्लोज पावर ऑफ। ठीक है, पावर ऑफ होने के बाद अभी ट्राई करते हैं इसका सेटिंग, नेटवर्क सेटिंग। जी हाँ, हम एक नया अडेप्टर सेलेक्ट करेंगे। इस नेटवर्क कॉन्फ़िग में ये जो हमारा पहला अडेप्टर है इसे हम लोग डिसेबल कर देंगे। इसका जो इनेबल नेटवर्क अडेप्टर वाला टिक है इसको निकाल देंगे और अडेप्टर 2 में जाके इसे इनेबल कर देंगे। और ये सेम रहेगा नेट नेटवर्क और केट नेटवर्क, ठीक है। तो ये सेलेक्ट होने के बाद हम क्लिक करेंगे ओके के ऊपर और अब देखते हैं कि सिस्टम आईपी एड्रेस लेता है या फिर नहीं। सिस्टम अगेन बूट हुआ है, अगेन पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपको इस इंस्टॉलेशन के दौरान अगर आपको इसके अलावा कोई एरर आता है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं इस एरर को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो लॉगिन स्क्रीन में वापस से हम लोग लॉगिन करेंगे। IPADDR और अभी आप देख सकते हैं कि इसने आईपी एड्रेस ले लिया है, ठीक है। आईपी एड्रेस है 192.168.55.4, ठीक है। अभी सबसे पहले हमें एक काम करना है कि हमें जो इसका DHCP आईपी एड्रेस है इसे मैनुअली सेट करना है। तो CentOS में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक बहुत ही बढ़िया यूटिलिटी है। उस यूटिलिटी का नाम है NMTUI, नेटवर्क मैनेजर टर्मिनल यूज़र इंटरफेस उसका फुल फॉर्म हो सकता है, ये मेरा गेस है। उसके बाद स्पेस एडिट, ठीक है। तो एडिट करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो वायर्ड कनेक्शन जो है उसको सेलेक्ट करके आपको क्लिक करना है एडिट के ऊपर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इथरनेट जो है उसको शो करना है।
तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करनी है, टैब करके आपको नीचे आना है और यहाँ पे जो ऑटोमेटिक है IPv4 कॉन्फ़िगरेशन उसको करना है मैनुअल पे क्लिक, ठीक है। और मैनुअल पे क्लिक करने के बाद करना है शो। अभी मैनुअल करने के बाद आपको आईपी एड्रेस जो है वो ऐड करना है। तो हमारे केस में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि उसका आईपी एड्रेस रहेगा 192.168.55.10। उसके बाद गेटवे रहेगा 192.168.55.1। खैर ये कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं 55.1, बट फिर भी फॉर अ सेफर साइड हम लोग इसको गेटवे देने वाले हैं, ठीक है। तो अभी डीएनएस सर्वर उसका रहेगा 4.2.2.2। उसके बाद 8.8.8.8। सर्च डोमेन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं अपने वेबसाइट का नाम दूंगा niraslabs.com। और नीचे आपको रिक्वायर IP4V एड्रेसिंग फॉर दिस कनेक्शन पे चेक करके उसे करूंगा ओके, ठीक है। अभी ये होने के बाद इस विंडो को जो है मैं वो क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अभी इस सिस्टम को हम लोग कर देते हैं रिबूट और देखते हैं कि आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं। रूट CentOS @777 IP ADDR। जी हाँ, मिल चुका है। अब देखते हैं हम इसका इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। पिंग 8.8.8.8। जी हाँ, इसका इंटरनेट बिल्कुल चल रहा है। DNS तो पिंग हो रहा है। हम google.com भी चेक करते हैं फॉर सेफर साइड। google.com। जी हाँ, हमारा इंटरनेट बिल्कुल चल रहा है। तो हम लोग एक बार रेफ़र करते हैं हमारे जो नोट्स हैं, इसमें दिखा गया है कि हमें ये होस्ट नेम सेटअप करना है, ठीक है। तो ये होस्ट नेम जो है हमारा केट मास्टर, एक्चुअली मास्टर 1 लिखा गया है तो हम 1 हटा देते हैं, ठीक है। तो हम केट मास्टर ही रखते हैं क्योंकि हम मास्टर 2 तो करने वाले हैं नहीं। तो देखते हैं कैसे सेटअप करता है। वो कमांड है vim etc hosts, नॉट होस्ट्स, होस्ट नेम। अभी इसमें जो है वो विम जो मिनिमल इंस्टॉलेशन है CentOS का, उसमें विम एडिटर जो है वो है नहीं, ठीक है। तो हम जब भी इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उसको आएगा एरर विम नॉट फाउंड। तो सबसे पहले आइए इंस्टॉल करते हैं yum install -y vim, ठीक है। ये क्या हो गया, शायद टैब प्रेस हो गया होगा मेरे से, लेकिन इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो गया बिकॉज सिंटेक्स कोई गलत है नहीं उसमें। तो विम एडिटर इंस्टॉल होने के बाद हम जो उसका होस्ट नेम जो है वो सेट करने वाले हैं। अभी विम इंस्टॉलेशन होने के बाद हमारा जो वो पहला वाला कमांड है वो एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे ये लोकल डोमेन किया उसको पूरा हमें डिलीट करना है, ठीक है। तो डिलीट करने के बाद हम नया नाम देंगे K8, इंसर्ट करना है आपको उसके लिए K8-master। उसके बाद escape, ये क्या हो गया, चलो इसको वापस से इंसर्ट करते हैं और ये डिलीट कर देते हैं ये पूरा फाइल, ठीक है। और वापस से नाम देने की कोशिश करते हैं K8-master escape की कोलन और WQ। जी हाँ, अभी हमारा जो होस्ट नेम है वो सेट हो गया है। और नेटवर्क सर्विस रिबूट करने के बाद या फिर इसको रिबूट करने के बाद ये जो होस्ट नेम है लोकल होस्ट ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी इसी तरह हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम हमारी जो तीनों सिस्टम है मास्टर के अलावा वर्कर 1 और वर्कर 2 बिल्कुल इसी तरह से सेटअप करने वाले हैं। यही मैनुअल आईपी सेटअप उसका होस्ट नेम सब सेटअप करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग हमारा क्लस्टर इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहूँगा बिकॉज ये पूरा
पूरा सिमिलर इंस्टॉलेशन है, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है। तो वो तीनों सिस्टम प्रिपेयर होने के बाद मैं वापस वीडियो स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अभी हमारी ये तीनों सिस्टम जो है ये पूरी तरह से सेटअप हो चुकी है, ठीक है। ये तीनों में मैंने सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। बस वर्कर नोड्स पे मैंने एक छोटा सा चेंजेस किया है। इनके जो रैम्स है, रैम और प्रोसेसर, इनकी रिक्वायरमेंट तो 2 GB की तो थी नहीं, तो मैंने इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये 1 GB और 1 कोर प्रोसेसर पे रख दिया है दोनों सिस्टम के लिए, ठीक है। अभी एक एक करके सिस्टम जो है हम लोग करते हैं पावर ऑन। सबसे पहले हमें काम जो करना है वो मास्टर नोड पे करना है, तो मास्टर नोड को सबसे पहले पावर ऑन करते हैं। इसके साथ साथ ये दो सिस्टम को भी हम करेंगे पावर ऑन। ये सिस्टम पावर ऑन करने के बाद एक बार मैं मेरा सिस्टम परफॉर्मेंस चेक करना चाहूँगा। ठीक है, CPU 53-55 के आसपास है परसेंटेज, और मेमोरी अभी तक 4 GB तक है। आई थिंक ये ठीक है, स्लो तो नहीं है मेरा सिस्टम। ये सिस्टम्स पावर ऑन होने के बाद आपको लॉगिन प्रॉम्प्ट पूछेगा, ठीक है। और ये तीनों सिस्टम जो है यहाँ पे देखिए, मास्टर, वर्कर 1, वर्कर 2, ये सब रेडी है यहाँ पे लॉगिन करने के लिए। अभी यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ। ये एक ईजीएस्ट इसको करने के लिए एक ऑप्शन है हमारे पास कि मास्टर नोड, वर्कर नोड या फिर वर्कर 2 नोड पे हम लोग ये वर्चुअल बॉक्स का विंडो ओपन करके बैक एंड फोर्थ इसमें लॉगिन तो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें समझ लो कोई ऐसा ऑप्शन है कि हमारा जो विंडोज़ 7 है, इस सिस्टम से उसका SSH एक्सेस लिया जाए और उसके बाद फिर उसको मतलब कंट्रोल बटन प्रेस करके वर्चुअल बॉक्स के विंडोज़ के अंदर बाहर करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअली नेट नेटवर्क में हम लोग डायरेक्टली इन IP एड्रेस को पिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक वे है जो जिसे बोलते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हमारा जो होस्ट IP है, ठीक है, होस्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका IP है 192.168.0.98। इस IP एड्रेस में हम लोग पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग से क्या होगा समझ लीजिए। ये हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका IP एड्रेस है 192.168.0.198। और लोग अगर कोई समझ लो हमें SSH करने का है, समझ लो हम लोगों ने पट्टी जो सॉफ्टवेयर है ये यूज़ किया है SSH के लिए, और उसमें हम लोग अगर SSH का पोर्ट 3131 दे देते हैं, ठीक है, मतलब इसी IP को, जो विंडोज 7 है उसी IP को SSH करेंगे 3131 पोर्ट से, तो ये 31 पोर्ट जो है हम लोग मास्टर को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 198 का SSH एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है इस पोर्ट पे, लेकिन वो SSH एक्सेस मिल रहा है मास्टर का। और ठीक उसी तरह हम लोग और भी चीज़ें कर सकते हैं, मतलब जैसे कि पोर्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सेम IP एड्रेस, और उसके बाद पोर्ट चेंज करेंगे 3132 3132 3132, और इसका जो फॉरवर्डिंग है ये जाएगा वर्कर 2 पे, और सेम विथ वर्कर 3 एज वेल, ठीक है। 3131 पोर्ट हम लोग देंगे। तो एक्चुअली इस को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी करके, एक मिनट, यहाँ पे ले लेते हैं साइड में थोड़ा सा, ठीक है। अभी हमें जो अगर एक्सेस लेना है समझ लो मान लीजिए वर्कर 2 का, तो हमें SSH करना होगा 192.168.0.198 को। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कॉन्फ़िगरेशन होगा वर्चुअल बॉक्स में,
ठीक है। अभी आपको मैं एक डेमो दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये नॉर्मली अभी एक्सेस होगा नहीं, और इसको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जो है वो ट्राई करने वाले हैं 192.168.0.198 और 3131 पोर्ट के साथ। ठीक है, तो ओपन करते हैं ये पट्टी सॉफ्टवेयर और टाइप करते हैं 192.168.0.198 और पोर्ट हम लोग देंगे 3131। ठीक है, और ओपन अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर देगा कि नेटवर्क कनेक्शन इज रिफ्यूज। ठीक है, तो ये हमें कॉन्फ़िगरेशन जो है ये करना है वर्चुअल बॉक्स में। तो आइए वर्चुअल बॉक्स ओपन करते हैं और इसको करते हैं क्लोज। अभी वर्चुअल बॉक्स में आपको ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे फाइल में, टूल्स में, नेटवर्क मैनेजर। और नेटवर्क मैनेजर में जो आपको फर्स्ट स्क्रीन है वो है होस्ट ओनली नेटवर्क। तो हमारा नेटवर्क है नेट नेटवर्क्स के अंदर आपको सेलेक्ट करना है K8 नेटवर्क। ठीक है, और इसमें आपका पहला जो डिफ़ॉल्ट रहेगा ऑप्शन ये रहेगा जनरल ऑप्शंस, और आपको जाना है पोर्ट फॉरवर्डिंग में। और पोर्ट फॉरवर्डिंग में याद रखिए IPv4 आपको करना है। ठीक है, और ये रूल आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्लस बटन पे प्रेस करके। और पहला रूल हमारा ये रहेगा कि होस्ट IP एड्रेस हमें देना है। हमारा होस्ट का IP एड्रेस है अगेन 2.168.0.198। उसके बाद होस्ट का पोर्ट हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, 3131। ठीक है, ये वाला 3131 हमें मास्टर के लिए देना है। ठीक है, तो 3131। और गेस्ट IP एड्रेस क्या रहेगा, हमारा मास्टर का IP एड्रेस 55.10। और गेस्ट का पोर्ट क्या रहेगा, जो SSH पोर्ट हमारा होता है पोर्ट 22। ठीक है, अभी सेम चीज़ हम लोग बाकी वर्कर 1 वर्कर 2 के लिए भी करेंगे। तो इसको उस रूल को हम लोग कॉपी कर सकते हैं, कॉपी सिलेक्टेड रूल। ठीक है, तो एक कॉपी होने के बाद रूल 2 जो है उसका जो हमारा गेस्ट का IP एड्रेस है वो कर देते हैं हम लोग 20। और जो होस्ट पोर्ट है वो लोग कर देते हैं 3132। ठीक है, अगेन हम लोग उसको कॉपी करेंगे, इसको कर देंगे 3133। और पोर्ट ये जो गेस्ट IP है ये कर देंगे 30। ठीक है, और ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन एक बार वेरीफाई करने के बाद इसको कर देते हैं अप्लाई। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये हम लोग SSH कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं मास्टर को। ठीक है, वापस से ओपन करना है पट्टी 192.168.0.198 और पोर्ट रहेगा 3131। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे अभी एक्सेस ले सकते हैं मास्टर नोड का। तो यहाँ पे मैं उसका यूज़र नेम डाल देता हूँ रूट, और पासवर्ड जो हम लोगों ने सेट किया था CentOS@777 CentOS@777 उसको कर देता हूँ इंटर। और ये देखिए ये हमारा मास्टर नोड जो है लॉगिन हो चुका है। और ये फॉन्ट साइज़ इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वो क्लियरली दिखाई दे। उसको राइट क्लिक करके शायद यार चेंज सेटिंग है, जी हाँ, अपीयरेंस, और इसका मैं कर देता हूँ 14। ठीक है, ताकि आपको वो क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, अभी सेम इसी तरह मैं बाकी सारे जो अपने नोड्स हैं उसका भी एक्सेस लूँगा मास्टर के साथ साथ। वर्कर 1 न्यू सेशन 192.168.0.198। उसका वर्कर 1 का पोर्ट नंबर क्या था, 3132। ठीक है, इसको करना है ओपन, एक्सेप्ट, यूज़र नेम अगेन रूट, CentOS@777 जो सबका IP एड्रेस मैंने दिया है। ठीक है, इसका भी फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, चेंज सेटिंग, अपीयरेंस, फॉन्ट 14। ठीक है, एक और सेशन अब हमारे लास्ट होस्ट के लिए वर्कर 2 के लिए। इसका पोर्ट नंबर रहेगा 3133। ओपन, एक्सेप्ट, और पासवर्ड सेम
CentOS@777, ठीक है। अभी हमारे ये जो तीनों सिस्टम है हम लोगों ने ये रेडी करके रखी है, और कमांड हम लोग तीनों सिस्टम पे अभी हमारे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें बैक एंड फोर्थ ये वर्चुअल बॉक्स के विंडोज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम जो ये वर्चुअल बॉक्स है इसको कर देते हैं मिनिमाइज, ठीक है। और ये सारी जो उसकी ओएस है और विंडोज़ बॉक्सेस हैं ये भी हो गया है मिनिमाइज, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें इसका जो होस्ट फाइल है उसको एडिट करके सारे होस्ट एंट्रीज डायल करनी है। मतलब उसको बताना है कि जो होस्ट नेम है रिजॉल्व कर सके। ये पिंग अगर उनको करना है वर्कर वन को, अगर वो पिंग करते हैं तो उनको इस आईपी के ऊपर फॉरवर्ड करना है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये होस्ट का एंट्री है, ये हमें तीनों सिस्टम में करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए लेकिन एक और रिक्वायरमेंट ये है कि ये तीनों सिस्टम जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो हम लोग वेरीफाई करते हैं, आते हैं हमारे मास्टर नोड पे और चेक करते हैं पिंग 192.168.55.20 जो हमारा वर्कर नोड का आईपी है, ठीक है। जी हाँ, ये पिंग हो रहा है, और 20 के साथ हम लोग 30 भी कर देंगे, ठीक है। 30 भी पिंग हो रहा है, तो बिल्कुल ये कम्युनिकेशन अभी सब सही है। तो आइए करते हैं वो होस्ट एंट्रीज, ठीक है। तो होस्ट एंट्रीज करने के लिए हमारा यहाँ पे एक कमांड था। ये जो आईपी एड्रेस है ये पुरानी आईपी एड्रेस है, हमारे आईपी एड्रेस टोटली डिफरेंट है। हमारा आईपी एड्रेस है 55.10, 55.20 और 55.30, ठीक है, ठीक है। तो आइए करते हैं उसकी एंट्री। तो मास्टर नोड पे हमें एडिट करना है विम etc और होस्ट्स फाइल, ठीक है। ये पहली जो एंट्री है वो सब डिलीट करना है। उसके बाद हमें टाइप करना है पहला 192.168.55.10, और ये रहेगा K8 हाइफन वर्कर 2, नो सॉरी, ये वर्कर 2 नहीं रहेगा, ये मास्टर रहेगा, ठीक है। उसके बाद 192.168.55.20 ये रहेगा वर्कर 1, वर्कर 2, ठीक है। अभी ये सेम एंट्री जो है हम लोग सारे सिस्टम में करने वाले हैं, ओके। उप्स, ये शायद मैंने गलती से पेस्ट उसके ऊपर कर दिया, ठीक है। अब हमें वापस से एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग अभी इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लोग पिंग करेंगे K8 हाइफन वर्कर 1 को, तो ये हमें पिंग मिलना चाहिए विद 55.20 आईपी, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी सेम चीज़ हम लोग कर देते हैं बाकी दोनों सिस्टम पे, ठीक है। वर्कर 1 विम etc होस्ट्स, डिलीट करना ये एंट्री, हमारा जो पुराना था वो पेस्ट करना है, ठीक है। आधा ही चीज़ पेस्ट हुआ है, कोई नहीं, हम लोग बाकी चीज़ मैनुअली कर देते हैं। 10 K8 हाइफन वर्कर, ठीक है, इसको कर देते हैं सेव। इसके बाद जाते हैं लास्ट सिस्टम जो वर्कर, इसके बाद जाते हैं लास्ट सिस्टम जो है वर्कर 2 etc होस्ट्स, डिलीट करना है, पेस्ट, ये हो गया तीनों सिस्टम पे होस्ट का कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है। वापस से आते हैं वर्कर नोड पे, स्क्रीन कर देते हैं क्लियर। ठीक है। अभी इसमें हमारा सबसे पहले हमारा प्लान ये है कि मास्टर नोड जो है, कंट्रोल प्लेन नोड जो है, उसको करना है पूरी तरह से प्रिपेयर। और ये प्रिपेयर होने के बाद ये बाकी जो वर्कर 1 और वर्कर 2 के नोड्स हैं, इसे हमें क्लस्टर में ज्वाइन करना है। ठीक है। तो क्लस्टर इनिशिएट करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, कुछ टूल्स की ज़रूरत है। तो वो टूल्स हम लोग वन बाय वन करेंगे। इसके अलावा हम लोग कुछ प्री रिक्विजिट्स कॉन्फ़िगरेशन है वो करेंगे, जैसे फायरवॉल डिसेबल करना, स्वैप ऑफ करना, ये सब कमांड जो है ये सब इस नोट्स में दिए गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग तीनों सिस्टम जो है, तीनों सिस्टम को कर देंगे अपडेट। ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं मास्टर पे, राइट क्लिक, यम अपडेट। तो इनिशियल अपडेट है तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले, 254 MB ये डाउनलोड करेगा। और सेम कमांड ये जब तक हो रहा है तब तक यही कमांड हम लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं वर्कर 1 के ऊपर भी। ठीक है। और वर्कर 2 पे। यस। रियल लाइफ में आप एक्चुअली ये सब का जो कमांड्स है, जो कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स रहती है, उनकी एक बैश स्क्रिप्ट बना सकते हैं। और ये जो टूल है, समझ लीजिए ये अपडेट करना हो गया, या फिर विम इंस्टॉलेशन हो गया, गिट इंस्टॉलेशन हो गया, तो इनका एक स्क्रिप्ट बना के आप तीनों सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर दोगे। ठीक है। और यहाँ पे मैं वन बाय वन मैन्युअली कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि हम लोग इंस्टॉल क्या कर रहे हैं। ठीक है। और वो हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो यही एक रीज़न है कि मैं आपको वन बाय वन कमांड एग्जीक्यूट करके बताऊंगा। और वापस आते हैं हमारे मास्टर नोड पर और देखते हैं कि इसका प्रोग्रेस क्या है। स्क्रीन थोड़ा सा कर देते हैं छोटा वापस से, और इन दोनों को जो है वो हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं ताकि ये होता रहे, और हमारा मास्टर पे हम लोग ध्यान देते हैं। अपडेट के बाद देखते हैं कि क्या टास्क है। अपडेट के बाद टास्क है इसका जो स्वैप सिस्टम है, जो स्वैप मेमोरी होता है, जो डिस्क बेस्ड मेमोरी होता है, जो एडिशनल रैम की ज़रूरत अगर सिस्टम को पड़ती है, तो ये स्वैप ऑफ इनिशियली हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। ये पूरी तरह से हैंडल होगा कुबरनेटिस क्लस्टर के द्वारा। तो इसका ये एक रिक्वायरमेंट है कि स्वैप को हमें ऑफ कर देना है। ठीक है। और ये तीनों सिस्टम में हमें करना है। तो अपडेट होने के बाद सबसे पहला चीज़ हम लोग वो करेंगे। शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो एक काम करता हूँ, मैं ये थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि अब हमारा टाइम बच सके। अभी हमारा जो अपडेट है वो चुका है ख़त्म, सिस्टम अपडेट। अभी इसमें हम लोग वो हमारा कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, स्वैप स्पेस है उसको ऑफ करेंगे। तो उसका कमांड है स्वैप ऑफ -a। ठीक है। ये उसका ऑफ हो गया है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि ये चेंज जो है ये परमानेंट चेंज नहीं है। आपको अगर आप सिस्टम रिबूट कर देते हैं तो जो स्वैप स्पेस है वो वापस से इनेबल हो जाएगा। तो उसको परमानेंटली डिसेबल करने के लिए हमें जो सिस्टम का fs टैब फाइल है, जो डिस्क माउंट करने के लिए हेल्प करता है, उसमें जो एंट्री है स्वैप का, उसको या तो डिलीट कर देना है या तो कमेंट कर देना है। तो मैं उसे कर दूंगा कमेंट और उसको कर दूंगा सेव। ठीक है। तो ये हमारा परमानेंट स्वैप जो है वो ऑफ हो गया। इसके बाद हम जो सिस्टम का फायरवॉल है ये हमें दिक्कत ना दे, इसके लिए मैं उसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है। ऑफ कर देता हूँ। ठीक है। मास्टर फायरवॉल जो है ऑफ। और रिबूट होने के बाद वो वापस से स्टार्ट ना हो जाए, इसके लिए अगेन सॉरी डिसेबल मैं उल्टा कर रहा हूँ, इनेबल डिसेबल करना है उसको। ठीक है। देखिए आपने इसने जो इसका एंट्री है सिस्टम बूटअप का जो एंट्री है वो उसने वहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है। देखते हैं इसके आगे हमें ये जो तीन चीज़ें हैं, डब्ल्यू गेट, विम और
गिट, ठीक है, ये हमें करनी है इंस्टॉल। हम लोगों ने विम ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, तो बाकी दो चीज़ें बची हुई हम लोग कर देते हैं इंस्टॉल। गिट और क्या था हमारा डब्ल्यू गेट, ठीक है, और ये भी तीनों सिस्टम पे हमें करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग प्रिपेयर करेंगे सिर्फ मास्टर नोड को, और ये पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग वर्कर नोड पे भी काम करेंगे, ठीक है। अभी ये हो गया है सोरा पूरा बेसिक इंस्टॉलेशन, ठीक है। अभी हम लोग को उसको डॉकर रन टाइम है वो इंस्टॉल करना है उसके ऊपर। उसके लिए ये डॉक्यूमेंट है, आपको फॉलो करना है, ठीक है। डॉकर रन टाइम इंस्टॉल करने के ये पूरा प्रोसेस है। तो अनइंस्टॉल तो हमें पुराने वर्जन करने नहीं है, ठीक है, तो ये हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। हम सीधा जाएंगे यहाँ पे सिस्टम यूटिलिटीज़ इंस्टॉल करके रिपोजिटरी ऐड करने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह कमांड एग्जीक्यूट कर देंगे। ये हो गया है ख़त्म। उसके बाद सेकंड कमांड है रिपोजिटरी ऐड करने का। रिपोजिटरी भी ऐड हो चुका है। अभी हमें इंस्टॉल करना है कंटेनर रन टाइम। तो ये डॉकर सी ई, डॉकर सी एल आई, ये सब हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। हम सिर्फ इंस्टॉल करेंगे containerd.io, क्योंकि हम डॉकर की कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं करने वाले हैं यहाँ पर। तो इसलिए कंटेनर डी रन टाइम जब इंस्टॉल होगा तो बाकी सब कुबरनेटिस का जो क्लस्टर है वो हैंडल कर लेगा। तो इंस्टॉल करते हैं सिर्फ containerd.io। यम इंस्टॉल -y s करने के लिए containerd.io। डॉट आया तो डैश आया था, शायद डॉट आयो ही था, जी हाँ। भाई इंस्टॉलेशन होने के बाद हमें ये कंफर्म करना है कि ये प्रॉपरली स्टार्ट हुआ है नहीं। तो वो चेक करने के लिए है सिस्टम ctl स्टेटस containerd, ठीक है। तो ये सर्विस जो है वो स्टॉप्ड है, तो सही हम उसे कर लेते हैं स्टार्ट, और वापस से चेक करते हैं। ये देखिए एक्टिव और रनिंग हो गया अभी, ठीक है। तो स्टार्ट होने के साथ हम लोग वापस, हमें रिबूट के टाइम पे ये वापस से स्टार्ट हो जाए, इसके लिए हम लोग करना है इनेबल, ठीक है, क्योंकि ये दिक्कत ना दे बाद में। तो ये भी हो गया हमारा। अभी इसके बाद रन टाइम इंस्टॉलेशन होने के बाद ये भी हम लोगों ने कर दिया है सेम स्टेप में डॉकर इंजन। अभी इंस्टॉल हमें करना है ये तीन पैकेजेस जो हमें क्लस्टर इनिशिएट करने के लिए हेल्प करने वाले हैं। मोस्टली कूब एडीएम एडीएम जो है वो क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन करवाने के लिए हेल्प करता है, और कुबलेट है तो एक जो सर्विस है जो हर एक नोड पे इंस्टॉल होगी, और जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में, एक एक दूसरे के साथ नोड को कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करती है। और उसके बाद है ये कूब CTL, जो डेफिनेटली हमारा इंटरेक्शन जो है क्लस्टर के साथ कूब CTL यूटिलिटी से ही होने वाला है। ये सबसे ज़्यादा क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन में ये यूटिलिटी यूज़ होती है, ठीक है। अब फॉलो करेंगे हम लोग इस डॉक्यूमेंट को, और सीधा जाएंगे हम लोग रेड हैट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये सेंटोस है, और हम लोग ये चार पांच जो कमांड है वो एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। कॉपी
एंटर, उसके बाद ये हम लोग एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक्चुअली लास्ट वाला हम लोग बाकी रखते हैं। ये देखिए ये 3 यूटिलिटी जो है वो इंस्टॉल करेगा। तब तक ये लास्ट वाला जो कमांड है वो हम लोग इनेबल कर देंगे ये पूरा होने के बाद। ये इंस्टॉलेशन होने के बाद अभी हमें चेक करना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। अभी हमारा जादू वाला कमांड रहेगा जो क्लस्टर को इनिशिएट करेगा। कूब एडीएम इनिट कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये कमांड मैं आपको एग्जीक्यूट करने के लिए बोलूँगा, लेकिन इसमें कुछ एरर्स आएंगे, वो जानबूझ के मैं आपको एरर दिखाऊंगा और उसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे करना है ये भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इनिशिएट करते हैं हमारा क्लस्टर। स्क्रीन मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। कूब एडीएम इनिट, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे है ना थोड़े एरर हमें शो हुए हैं, समझते हैं एरर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एरर आया है कंटेनर रन टाइम इज़ नॉट रनिंग। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली हमारा कंटेनर रन टाइम जो है वो रन करता है। ठीक है, systemctl स्टेटस कंटेनर डी। ठीक है, ये रन है, फिर भी पता नहीं क्यों रन टाइम का एरर आता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और एरर है, जो ये आईपी टेबल का जो ब्रिज है, अब ब्रिज मॉड्यूल है वो इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, और इसके बाद इसकी जो एंट्री है ये वो बोल रहा है कि इस फाइल में उसका जो फाइल का वैल्यू है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें सॉल्व करने के लिए हमें ये सब फॉलो करना है। ठीक है, ये कमांड फॉलो करनी है। ओके, जो रन टाइम का हमारा इश्यू आया था, ठीक है, जो कुबरनेटिस रन टाइम का, तो सबसे पहले हमें ये फाइल करना है डिलीट। ठीक है, यस, डिलीट करने के बाद रन टाइम को हमें करना है रीलोड। और फिर रीलोड करने के बाद वापस से हमें वो इनिट कमांड ट्राई करना है, लेकिन इसके अलावा कुछ 2 एरर हैं वो सॉल्व करते हैं हम लोग, और वो ये हैं। ठीक है, ये हमारा कमांड कॉपी कर लेते हैं, कर दिया। उसके बाद ये दो इम्पोर्टेंट कर्नल के मॉड्यूल हैं, ये कर देते हैं इंस्टॉल। और ये लास्ट वाला अभी तो मेरे हिसाब से कुछ एरर आने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए चेक करते हैं कूब एडीएम इनिट। ठीक है, और शायद अब कुछ हो रहा है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा इमेज जो है कॉन्फ़िग वाले इमेजेस है, ये इमेजेस रिपोजिटरी से पुल हो रहे हैं। तो इमेजेस पुल होने के बाद उसे वो इंस्टॉलेशन करेगा, और बहुत सारे कंपोनेंट जो है कुबरनेटिस के वो एज अ इमेज रहेंगे और एज अ पॉड रन होंगे आपके क्लस्टर में। आप देख सकते हैं कि कमांड का एग्जीक्यूशन जो है वो ख़त्म हो चुका है, हमारा जो क्लस्टर है वो इनिशियलाइज हो चुका है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कमांड ये है कि जो लास्ट वाला, इस कमांड से हम लोग जो हमारे क्लस्टर में ऐड होने वाले जो वर्कर्स हैं वो इस कमांड से इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये कॉपी करने के लिए शायद मुझे एरर दे दिया क्योंकि वो एग्जीक्यूट की भी हो गया। तो इस कमांड को मैं कर देता हूँ कॉपी। ठीक है, यहाँ लास्ट में
ओके। और इसके अलावा थोड़ा सा और आउटपुट को समझते हैं कि अभी हम लोग अगर नॉर्मली क्लस्टर का स्टेटस चेक करने के लिए कमांड ये है कि kubectl get node। लेकिन हमने जो kubectl CLI इंस्टॉल किया था, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन को पता नहीं है कि क्लस्टर कहाँ पे है, ठीक है। इसीलिए जब हम ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो शायद हमें एरर देगा, बिकॉज ये कॉन्फ़िगरेशन इसे पता नहीं है। लेकिन उसको कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए हमें ये जो ऊपर वाला कमांड है ना, एक्सपोर्ट वाला, ये हमें करना है एग्जीक्यूट। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये ऐसे ही लोड लोड होता रहेगा और उसको एरर दे देगा। यस, देखा अपने 8080 बस रिफ्यूज करके एरर आया। तो इसीलिए हमें जो आउटपुट है हमारा इनिशियलाइजेशन के बाद वाला आउटपुट, उसमें क्या बताया गया है कि क्लस्टर यूज़ करने के लिए या तो आप अगर एडमिन यूज़र नहीं है तो आपको ये 3 कमांड यूज़ करनी है, ठीक है। अगर आप एडमिन यूज़र हैं तो आपको सिर्फ ये एक कमांड यूज़ करनी है, ताकि उसको पता चले kubectl को कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। अभी सेम कमांड हम लोग यूज़ करेंगे ये एक्सपोर्ट वाला कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना जो नोड है यहाँ पे क्लस्टर का दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका स्टेटस जो है नॉट रेडी है, जो कि एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसमें अभी तक बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी तक इंस्टॉल नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो क्लस्टर है, जो मास्टर नोड है क्लस्टर का, उसमें कौन कौन सी सर्विसेज बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट रहती है और कौन कौन सी डिसेबल रहती है। तो जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे कंपोनेंट जो हैं एज अ पॉड क्लस्टर में इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गेट पॉड्स करेंगे और उसका नेम स्पेस जो रहेगा कूब सिस्टम नेम स्पेस होता है। इस कूब सिस्टम नेम स्पेस में क्लस्टर वाले सारे पॉड्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो स्केड्यूलर है, प्रॉक्सी, कंट्रोलर, एपीआई सर्वर, ये सब रनिंग है, ठीक है, ETCD मास्टर तक। लेकिन ये जो कोर डीएनएस की जो दो पॉड्स हैं वो पेंडिंग स्टेट में है। इसका रीज़न ये है कि अभी तक इसमें CNI इंस्टॉल नहीं है, नेटवर्किंग फीचर क्लस्टर में इनेबल नहीं हुआ है। तो नेटवर्किंग फीचर एनेबल करने के बाद ही कोर डीएनएस होगा, बिकॉज डीएनएस इज अ नेटवर्किंग सर्विस, है ना। तो सबसे पहले CNI जो है हमें वो इंस्टॉल करना है। तो मार्केट में बहुत सारे CNIs अवेलेबल है, लेकिन मैं यूज़ करूँगा जो कैलिको या कॉलिको समथिंग है, या कैलिको CNI है, वो मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो उसको कैसे इंस्टॉल करना है उसके स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं इस लिंक पे। अगेन रिमाइंडर कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ऐड करके दूंगा, ठीक है। तो CNI इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, ठीक है। आप वैसे ये कमांड भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि क्लस्टर के इंफॉर्मेशन के लिए आपका क्लस्टर ठीक से हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। ये उसका आउटपुट है और हमारा क्लस्टर बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। और इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। हम ये फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे बिकॉज हमने ऑलरेडी डिसेबल कर दिया फायरवॉल। तो ये सबसे पहला कमांड हमें देखना है। सबसे पहले जो हमारा कॉलिको वाला YML है उसको हमें करना है डाउनलोड, ठीक है। ये YML फाइल में पूरा कॉन्फ़िगरेशन है कि कैसे ये CNI क्लस्टर में इंस्टॉल होगा। तो LS अगर आप करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये कॉलिको जो है वो डाउनलोड हो चुका है फाइल। अब इस फाइल को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस फाइल को, और पता कर सकते हैं कि कैसे। अब इस फाइल को जो है हमें एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, और CNI करना है इनेबल, ठीक है। उसका कमांड है kubectl अप्लाई, और ये सारे जो फाइल के कंटेंट्स हैं, फाइल के जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो गए हैं। वापस से हम लोग देखते हैं पॉड्स का स्टेटस, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस चालू हो गया है। जो कॉलिको हम लोगों ने नोड किया है उसके कंटेनर बनना चालू हो गया है। इनिट 0/3, लेकिन ये बन रहा है, हम लोग चेक करते रहेंगे इसको।
हो सकता है इससे 1 से 2 या फिर 3 मिनट लग जाए आपको ये पूरी तरह से कॉन्फ़िगर होने के लिए। कैलिको के साथ उसका ये जो नोड इंस्टॉल होगा, उसके अलावा एक और पॉड इंस्टॉल होगा, कूब कंट्रोलर, जो कैलिको की नेटवर्किंग जो कॉन्फ़िगरेशन है या फिर नेटवर्किंग के जो पॉलिसीज़ हैं उसको कम्युनिकेट करने के लिए ये कंट्रोलर यूज़ होता है। तो एक और बार हम लोग चेक कर लेते हैं। अभी देखो आप यहाँ पे ये जो कंटेनर है उसका क्रिएशन चालू हो गया है, और अगेन ये कंटेनर क्रिएशन के साथ ही हमारा जो पुराना कोर डीएनएस के जो 2 पॉड्स थे वो उसका भी कंटेनर क्रिएशन चालू हो गया है, बिकॉज नेटवर्किंग फीचर इस क्लस्टर में इनेबल हो गया है। देख सकते हैं कोर डीएनएस अभी रनिंग है। अभी लास्ट चीज़ बचा है हमारा कैलिको कुब कंट्रोलर का, और कैलिको नोड भी जो है वो भी रनिंग स्टेट में है अभी। ठीक है, अभी सारे के सारे जो पॉड्स हैं, सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, ये भी रनिंग स्टेट में हैं। ठीक है, अभी हम लोग नोड का स्टेटस चेक कर सकते हैं, कूब ctl गेट नोड। अभी आप देख सकते हैं कि जो मास्टर नोड है ये अभी रेडी स्टेट में है। ठीक है, तो इसके बाद जब ये रेडी स्टेट में है, उसके बाद हम लोग अभी हमारे जो वर्कर 1 और वर्कर 2 नोड है इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे इस क्लस्टर में। ठीक है, तो लेकिन ज्वाइन करने से पहले ही वर्कर 1 और वर्कर 2 में कुछ कंपोनेंट्स है जो हम लोगों ने इंस्टॉल नहीं किए, उसमें कुछ पैकेजेस है, हमें वो इंस्टॉल करने हैं और इसे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आइए जो बची हुई चीज़ें हैं वर्कर 1 और वर्कर 2 में वो कर देते हैं कंप्लीट। और लास्ट चीज़ वर्कर 1 में एग्जीक्यूट हुई है वो है अपडेट कमांड, और अपडेट कमांड के बाद हम इसे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को, और देखते हैं कि अपडेट कमांड के बाद हमें करना क्या है। स्वैप स्पेस ऑफ करना है, राइट, वर्कर 1 पे स्वैप ऑफ -a, उसके बाद अगेन परमानेंट चेंज के लिए fs टैब से एंट्री हटाना है या फिर डिसेबल करना है एंट्री। ठीक है, उसके बाद सिस्टम ctl स्टॉप फायरवॉल डी, डिसेबल भी करना है इसको। उसके बाद क्या करना है, ये 2 पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल करने हैं। इसके बाद क्या करना है, ये जो 2 पैकेज है वो इंस्टॉल करने हैं वर्कर 1 में। यम इंस्टॉल वाई गिट और w गेट, क्योंकि विम हम लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। कंटेनर रन टाइम सेम तरीके से इंस्टॉल होगा जैसे हम लोगों ने मास्टर पे किया है। रिपोजिटरी ऐड करने के बाद यम इंस्टॉल -y कंटेनर d.io।
ऑसम। अभी ये होने के बाद इस डॉक्यूमेंट का काम ख़त्म हो चुका है, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। और नेक्स्ट स्टेप है ये 3 टूल इंस्टॉल करना, पैकेजेस, अगेन रेड हैट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या उसके बाद ये कमांड्स, ये इंस्टॉलेशन होने के बाद एक बार हमें वेरीफाई करना है कि हमारा जो कंटेनर रन टाइम है वो सही तरीके से इंस्टॉल हुआ है, स्टार्ट हुआ है। सिस्टम ctl स्टेटस कंटेनर डी स्टॉप्ड है, उसको हम लोग कर देते हैं स्टार्ट। जी हाँ, अभी स्टार्टेड स्टेट में है, उसको कर देना है हमें इनेबल। जिसके बाद जो क्लस्टर इनिट है, ये अभी आगे वाली जो स्टेप्स है वो मास्टर नोड के लिए है, तो इसके बाद हम लोग इनिट करने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं, एक्चुअली क्लस्टर ज्वाइन करने वाले हैं वर्कर नोड से। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे एरर्स हैं जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं ये कमांड्स एग्जीक्यूट करके, ठीक है। वर्कर नोड पे अगेन कंटेनर डी का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिलीट करना है, उसके बाद उसको रिस्टार्ट करना है सर्विस को कंटेनर डी के। और दूसरा सॉल्यूशन ये है अगर मैं आपको याद दिला दूं कि ये सब जो स्टेप्स हैं इसके लिए आप स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं रियल वर्ल्ड में, और वो स्क्रिप्ट जैसे ही नया आपको नोड ऐड करना है क्लस्टर में, उस पे ये स्क्रिप्ट रन कर सकते हो ताकि आपको एक एक मैन्युअली ना करना पड़े, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें जो आउटपुट मिला था पहले वाले मास्टर नोड में इनिट करने के बाद, तो वो आउटपुट जो है उसमें से जो ये कमांड है ये हम लोग कॉपी करेंगे और जो वर्कर है उस पर एग्जीक्यूट करेंगे। उससे पहले मैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो जॉइनिंग प्रोसेस जो है वो चालू हो चुका है, कोई एरर हमें अभी तक नहीं आया है। ऑसम, आप ये देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और अब हम जो है ये इस कमांड से नोड का स्टेटस दे सकते हैं, ये नोड वहाँ पे ज्वाइन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। आइए मास्टर नोड पे और यहाँ पे टाइप करते हैं kubectl get nodes। जी हाँ, ये देखिए वर्कर 1 यहाँ पे सेटअप हो चुका है, लेकिन ये अगेन नॉट रेडी है। इसका रीज़न ये है कि इसके जो पॉड्स हैं ये अभी क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि एक और प्रॉक्सी जो कंपोनेंट है वो हर एक नोड पे इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो ये इंस्टॉल अभी हो रहा है, ये वर्कर नोड पे इंस्टॉल हो रहा है, ना कि मास्टर पे, ठीक है। और उसके बाद ये कैलिको नोड भी हर एक नोड पे इंस्टॉल होगा।
वापस हम लोग इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। और ये कैसे, कौन से नोड पे इंस्टॉल हो रहा है इसका कंफर्म के लिए हम लोग कर सकते हैं उसका आउटपुट जो है वो वाइड अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि इसका जो नोड है ये आपको राइट साइड में उसका दिखाई देगा कि कहाँ पे हो रहा है। अब ये रनिंग स्टेट में है, ये सिर्फ बचा हुआ है कोलिको नोड इंस्टॉलेशन। ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं हम लोग, ये पूरा होने के बाद ही हम लोग आगे वाले। अभी जो इनिट जो है वो एरर आ गया है, तो वापस से क्लस्टर क्या करता है कि इसे रीट्राई कर देता है। ठीक है, और रीट्राई करके कोशिश करता है कि वापस इसे बनाया जाए। ये एक बहुत बढ़िया फीचर है कुबरनेटिस का। अभी देख सकते हैं रनिंग स्टेट में आया है, लेकिन ये 1 आउट ऑफ 1 होना चाहिए, ये 0 आउट ऑफ 1 है। इसके लिए हम वेट करते हैं थोड़ी देर। होपफुली कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। ये पूरे के पूरे अभी जो नोड्स हैं, जो पॉड्स हैं, ये रनिंग है। तो अभी हम लोग चेक करते हैं नोड का स्टेटस। ठीक है, अभी ये देख लीजिए यहाँ पे जो वर्कर 1 है वो रेडी स्टेट में आ चुका है। सेम स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे नोड 2 के लिए, वर्कर 2 के लिए। ठीक है, और वो स्टेप्स फॉलो करने के बाद वापस से हम लोग नोड का स्टेटस कर देंगे, नोड का स्टेटस चेक करेंगे। ठीक है।
अब ये सारे पॉड जो हैं वो रनिंग स्टेट में आ गए हैं। उसके बाद हम लोग नोड का स्टेटस चेक करेंगे। और जी हाँ, अभी तीनों के तीनों जो हमारे नोड है वो रेडी स्टेट में है और रेडी हैं डिप्लॉयमेंट के लिए, सर्विस डिप्लॉयमेंट के लिए, पॉड्स डिप्लॉयमेंट के लिए, डिप्लॉयमेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये जो है वीडियो था क्लस्टर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने सक्सेसफुली क्लस्टर क्रिएट कर चुके हैं। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कंसिडर कीजिए। अगर आप कुछ सीखे हैं वीडियोस से तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके आगे भी वीडियो बनाऊं, इसके आगे भी सर्विस क्रिएशन के वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आपको अगर कोई एरर आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, आपके पास कोई क्वेरीज है, तो प्लीज़ उसे कमेंट करके हमें बता दीजिए। तो मैं बिल्कुल आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।